चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था। अगर उसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने उसको रिवाइज किया होगा और उसके जो ड्रिल सेट्स के क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस किए होंगे। अगर नहीं किए तो साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके जो हैं फिंगर टिप्स पे हो जाएं। चैप्टर 6 है हमारा इक्वेशंस। इसमें हम देखेंगे कि इक्वेशंस को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, जो भी मैथ्स में हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उससे हम जस्ट एक्सप्रेशन कहते थे। जैसे कोई भी सिंगल कांस्टेंट वैल्यू, जिस तरह ये 12 है, या वेरिएबल्स, सिंगल वेरिएबल या वेरिएबल्स का कम्बिनेशन, तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। कोई भी सिंगल वैल्यू या कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, उसे हम एक्सप्रेशन कहते थे। और उसी पे हम मुख्तलिफ टेक्निक्स या वेज अप्लाई करके तो उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स दी हुई हैं एक्सप्रेशंस की, और इनको जिन वे से हमने प्रीवियस चैप्टर्स में सॉल्व आउट किया या सिंप्लीफाई किया वो हमें याद भी हैं। जैसे हम या तो जो उनमें लाइक टर्म्स होती थी, एक जैसी टर्म्स, उनको कंबाइन कर लेते थे, या अगर फ्रैक्शन में हमारे पास एक्सप्रेशन हो तो हम उनके डिनोमिनेटर को कोशिश करके सेम करते थे और फिर न्यूमरेटर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, मतलब कंबाइन कर लेते थे। जैसे इसमें है, अब ये 3 और 5 को हम जब सेम बनाते हैं 15, तो ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर को हम आपस में ऐड कर लेंगे। ये चीज़ हम करके आए हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर कॉमन हम ले सकें तो हम कॉमन ले लेते थे, या अगर कॉमन ली हुई चीज़ हो तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। एक डिस्ट्रीब्यूट के नाम से था कि अगर कोई कॉमन चीज़ है जो ब्रैकेट्स के बाहर है तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर दोनों या जितनी भी टर्म्स मौजूद होंगी ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ 1 + 5 दो टर्म्स हैं, तो इस एक्स को हम दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशंस पे अप्लाई होती थी। और एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते थे, या एवेलुएट करने के लिए। वैल्यूएशन का मतलब ये है कि कोई भी उसकी वैल्यू निकालने के लिए। जैसे वेरिएबल अगर इन्वॉल्व है और वेरिएबल की हमें वैल्यू पता है, और हमसे पूछा गया कि भाई इस एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू बनेगी, या इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू बनेगी, अगर हमें उस वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है तो वो जस्ट हम पुट इन करते थे और हमें आंसर मिल जाता। जैसे अभी ये x/2 है फर्स्ट लें, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू दी होगी तो इस एक्सप्रेशन की हम कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वैल्यूएशन के लिए एक टर्म ये यूज होती है, प्लग एंड चेक। इसका मतलब यही है, प्लग एंड चेक ये दो डिफरेंट, आप कह लें एक ही किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए दो अलग-अलग स्टेप्स हैं। पहला है प्लग। प्लग का मतलब है कि हम वैल्यू पुट इन करते हैं, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जिस हमें गिवन होती है उसे हम अगर एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो उसे प्लगिंग इन या प्लग इन वैल्यू कहते हैं, या पुट इन कहते हैं। तो उसको यहाँ पे प्लग कहा गया। और चेक का मतलब ये है कि वैल्यू पुट इन करने के बाद उस पे जितने भी ऑपरेटर्स अप्लाई हो सकते हैं, जैसे गिवन होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट, या कुछ भी इस तरह का जो भी गिवन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस को हम चेक कहते हैं। प्लग एंड चेक का मतलब ये है कि वैल्यू पुट इन करके आप उसको वैल्यूएट कर सकें या उसकी वैल्यू निकाल सकें। ये अब डिफरेंट वही एक्सप्रेशन दे के उनकी एग्जांपल दें कि उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करते रहे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हुए हैं। ये उसी कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने समराइज कर दिया कि आप या तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते थे, कि आप उसमें जो सिमिलर टर्म्स हैं या सेम टर्म्स हैं या लाइक टर्म्स हैं उनको आप कंबाइन कर लेते थे, या डिनोमिनेटर को आप ख़त्म करके या सेम बना के आप न्यूमिनेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, और आप एक्सप्रेशन को जितना सिंप्लीफाई हो सके करते थे। या फिर आपको अगर वैल्यू दी होती थी वेरिएबल की तो आप उसको एवेलुएट करते थे, मतलब उस एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू निकल आती थी।
वो वैल्यू पुट करने के बाद। तो आप एक्सप्रेशन को ये दो चीज़ें ही करते थे। अब एक्सप्रेशन से आगे टॉपिक है इक्वेजन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम भी है। तो इक्वेजन हमें बेसिकली ये बताती है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन दूसरी एक्सप्रेशन के इक्वल होगी। ठीक है, अब एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ के आए हैं, एक्सप्रेशन पे जितनी भी टेक्निक्स अप्लाई होती हैं वो इन एक्सप्रेशंस पे जो अब इक्वेजन की फॉर्म में है, इन पे भी सेम उसी तरह अप्लाई होंगी। जैसे ये लिखा हुआ है, एवरीथिंग यू नो अबाउट सिंप्लीफाइंग और एवेलुएटिंग एक्सप्रेशंस अप्लाइज इन द वर्ल्ड ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो क्योंकि इक्वेशंस के अंदर भी हमने बात की कि दो एक्सप्रेशंस ही होती हैं जो एक दूसरे के इक्वल बताई गई होती हैं, तो उन पे तमाम वो टेक्निक्स जो एक्सप्रेशंस पे हम अप्लाई कर चुके हैं वो तमाम इस पे भी अप्लाई होती हैं। अब उसमें क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक एक्सप्रेशन है, राइट साइड पे दूसरी एक्सप्रेशन है, इक्वेशन में दो एक्सप्रेशंस होती हैं। तो पहले इन्होंने सिंपल बताया कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड वाले या सिर्फ राइट साइड वाली एक्सप्रेशन को भी चेंज करके आंसर ले सकते हैं या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों साइड्स को ही करें, जैसे हम एक्सप्रेशन में करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में एक ही साइड होती है तो हम उसी को चेंज कर रहे होते हैं। तो ये उससे रिलेट करने के लिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें बताया कि अगर आप सिर्फ एक साइड को सिंप्लीफाई करें, जैसे भी ये एक सिंपल सी इक्वेशन दी है। अब इसकी एक साइड तो बिल्कुल जिस तरफ वाई है ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो आप अगर सिर्फ इसकी एक साइड को ही चेंज करें, ये x/3 प्लस x/5, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए अगर डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, जैसे ये इन्होंने बनाया है कि x/3 को मल्टीप्लाई आप 5 से कर लें और x/5 को मल्टीप्लाई 3 से कर लें, 3/3 से। तो आपके पास ये फॉर्म बनती है। ठीक है, और अब आप इसके न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो ये 8x/15y बन जाए। अब इसमें आपने राइट साइड पे इक्वेशन को बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, चेंज नहीं किया, लेकिन आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ये जस्ट आपने एक्सप्रेशन वाली टेक्निक इस्तेमाल करके एक एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन में चेंज किया है और आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं जितना पॉसिबल था। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि या तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे या एवेलुएट करेंगे, लेकिन जो एक्सप्रेशन के टेक्निक्स थी वो इक्वेशन के मुकाबले में लिमिटेड हो जाती हैं। आप मतलब उसको जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगी तो उसमें आप जस्ट ये नहीं होगा कि आप एक ही एक्सप्रेशन को इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं, या लेफ्ट वाली या राइट वाली, तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि वो जो टूल सेट आपने एक्सप्रेशंस को एवेलुएट या सिंप्लीफाई करने में यूज़ किया, वो इक्वेशंस में लिमिटेड हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, और इसके लिए फिर इक्वेशंस का एक रूल है जिसे गोल्डन रूल कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ इक्वेशंस। ये आपको ये बताता है कि डू अनटू वन साइड एज यू डू अनटू द अदर। ये एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका जो कुछ इस तरह है कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। मतलब ये कि आप सिंपल वर्ड्स में अगर देखें इसको तो वो ऐसे है कि अगर आप दूसरे लोगों से जो बर्ताव अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, आपको दूसरों के साथ भी वही बर्ताव रखना पड़ेगा। तो ये जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात है। और अब इक्वेशंस की फॉर्म में क्योंकि दो साइड्स हैं, तो आप दोनों साइड्स को उस तरह अगर कंसीडर करें तो आप इसको समझने में इस तरह है कि आप जो चीज़ एक साइड पे अप्लाई करेंगे वही सेम सेम चीज़ आप सेम वे में दूसरी साइड पे भी अप्लाई करेंगे। गोल्डन रूल इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यू चेंज द राइट साइड इन एग्जैक्टली द सेम वे। ठीक है, राइट साइड की जगह आप आइदर साइड भी कर लें, या यू चेंज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड, ऊपर उन्होंने लिखा है, राइट नीचे लिखा है, मतलब आप किसी भी एक साइड पे जो चेंज करेंगे वही चेंज आप एग्जैक्टली दूसरी साइड पे भी करेंगे, तो वो गोल्डन रूल अप्लाई होगा या फुलफिल होगी। ऊपर हमने जस्ट बात की थी कि हम जस्ट एक साइड को अगर चेंज करें तो हम एक लिमिटेड से आंसर्स तो निकाल लेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर लेंगे, नहीं कर सकते।
तो उसमें फिर हमें गोल्डन रूल मदद करता है कि आप दोनों साइड्स को चेंज भी कर सकते हैं और उन पे डिफरेंट चीज़ें अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि आप दोनों साइड्स पे सेम चीज़ें अप्लाई करेंगे, सेम थिंग आप अप्लाई करेंगे, तब वो गोल्डन रूल के मुताबिक इक्वेशन ट्रू रहेगी। अब इसमें सिंपल सी एग्जांपल है कि x+5 = 8। अब इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो वैसे तो सिंपल हम पढ़ के जैसे आए हैं कि 5 की हम साइड चेंज करते हैं, 8 - 5 हो जाता है और x की वैल्यू 3 निकल आती है। लेकिन गोल्डन रूल बेसिकली आपको यही बता रहा है कि आपने ये यहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई किया है, कैसे किया है। अगर ये आपके पास ये 5 है और =8 है, आप गोल्डन रूल ये कहता है कि आप जो चीज़ एक साइड पे अप्लाई करेंगे वो ही दूसरी साइड पे अप्लाई करेंगे। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हमने ख़त्म करना है। तो हम उसके ऑपोजिट से उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे -5 अप्लाई करते हैं। अब गोल्डन रूल यही कह रहा है कि जो चीज़ आपने एक साइड पे अप्लाई की वही चीज़ आप दूसरी साइड पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे -5 अप्लाई कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड्स। जैसे हम वो हायर क्लासेस में अपनी मैट्रिक में भी लिखते थे, इस स्टेप के एक अलहदा नंबर होते थे कि आप लिख के बताते थे कि सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड या मल्टीप्लाई दिस इन ऑन बोथ साइड, इस तरह। तो अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये गोल्डन रूल ही अप्लाई किया। जैसे हमने पहले बात की थी कि 5 की साइड चेंज कर ली, तो वो हम शॉर्टकट वे में बोलते हैं, हालांकि बैकएंड पे ये गोल्डन रूल ही अप्लाई हो रहा होता है। इन्होंने फ्रैक्शन की फॉर्म में या हिस्सा एक दूसरे के नीचे ऑर्डर में लिख के इसको सॉल्व किया है, इस तरह आपको ज़रा इजी अंडरस्टैंड हो जाता है। इस तरह लिखने में एक चीज़ है कि ये जो माइनस का साइन है ये और ये आपने इस तरह अगर आप लिखते हैं तो लाजमी लिखने हैं, प्लस हो तब भी लिखना है और माइनस हो तब भी लिखना है, तब आपको पता चलेगा कि कौन से एक्सप्रेशन में जो आइटम्स हैं जो कैंसल आउट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं। इसके बाद गोल्डन रूल में जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं या जो आम हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसके लिए ये एक उन्होंने टेबल बनाया है, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये है कि हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अप टू बोथ साइड्स। आ रहा है गोल्डन रूल के मुताबिक हम दोनों साइड्स पे वो सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। तो हम कैंसिल आउट करने के लिए या उसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं दोनों साइड्स पे। दैट थिंग कैन बी अ नंबर और अ वेरिएबल एक्सप्रेशन, कि वो कोई नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल एक्सप्रेशन भी हो सकती है। यू शुड एक्चुअली शो द एडिशन अंडरनीथ टू बी सेफ। उन्होंने वही साइन की बात की हो जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ये जो प्लस साइन है ये आपने लाजमी यहाँ पे लगाना है, प्लस या माइनस जो भी होगा वो आपने लाजमी लगाना है, तब आपको ये इजीली क्लैरिटी रहेगी कि आपने किस चीज़ को कैंसिल करना है और कौन सी चीज़ें ऐड हो रही हैं। जैसे अब ये ऊपर -6 है ये वाला और ये +6 है, तो ये अब हमें नज़र आ रहा है कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ पे प्लस ना लगा हो तो फिर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि -6 और 6 कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो ये उस साइन के बारे में कह रहे हैं कि वो आप अपनी क्लैरिटी के लिए, आसानी के लिए लगा सकते हैं। अच्छा, आप ऐड कर सकते हैं कोई चीज़ दोनों साइड्स पे, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड्स पे कोई भी चीज़, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड्स पे कोई भी चीज़ एक्सेप्ट ज़ीरो। आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये एक एक्सेप्शन है एंड इस गोल्डन रूल में, क्योंकि ज़ीरो से जब आप कोई भी एक एंटायर साइड या एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी साइड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम अथेंटिक नहीं मानते, ये एक एक्सेप्शन है मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। तो ज़ीरो के अलावा आप किसी भी चीज़ से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंटायर साइड को। अब पुट पैरेंथेसिस इन सो दैट यू कैन मल्टीप्लाई एंटायर साइड। अब ये उन्होंने ये बताया कि जैसे ये n+m = 3w/4 है, तो जब आपने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना है तो आप ब्रैकेट्स लगा देंगे, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि ये पूरी लेफ्ट साइड से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि सिर्फ 4n से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे
तो वो एंटायर साइड से मल्टीप्लाई हो रखा। तो मल्टीप्लिकेशन में बेहतर होता है कि आप ब्रैकेट्स लगा दें, और डिवीजन में आप जो फ्रैक्शन लाइन होती है, ये जो ए प्लस बी के नीचे दी हुई है, ये वाली, इसको फिर आप एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि वो पता चले कि पूरी एक्सप्रेशन या पूरी साइड से ये चीज़ डिवाइड हो रही है। ये चीज़ इन्होंने इधर लिखी है कि फ्रैक्शन बार या फ्रैक्शन लाइन को आप एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। उसके बाद आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, आप कोई भी रूट ले सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसको सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद लास्ट है, ये सॉरी स्क्वायर था, और नीचे स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। मतलब आप स्क्वायर ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, फोर्थ पावर ले सकते हैं, मतलब कोई भी पावर आप ले सकते हैं वन के अलावा। वन से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वन से ग्रेटर कोई भी पावर आप ले सकते हैं। और नीचे है आप रूट ले सकते हैं कि कोई भी रूट आप ले लें, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, लेकिन वो दोनों साइड्स पे लेना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरह ये ख्याल रखना है कि वो भी आपने एंटायर साइड का लेना है। ठीक है, ये एंटायर साइड्स, कि जब भी आप ये अप्लाई करेंगे तो आपने उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड पूरे पे अप्लाई करना है। आप स्क्वायर रूटिंग में एक वार्निंग है इसकी, कि जब भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे इक्वेशंस में, तो वह हमेशा इक्वेशन आपको दो इक्वेशन में आपकी इक्वेशन को स्प्लिट कर देगा स्क्वायर रूट। इसकी बेसिस हमने पहले भी डिस्कस की हुई थी कि जब भी आप किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपके पास एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, पॉसिबल है। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं 49 को। 49 अब 7 का स्क्वायर है, तो अगर पॉजिटिव 7 लें तब भी उसका आंसर 49 आएगा अगर आप स्क्वायर लेते हैं, और -7 हो तब भी उसका आंसर पॉजिटिव 49 ही आएगा। तो जब आप 49 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये वापस हमारे पास 7 भी पॉसिबल है वैल्यू, और -7 भी पॉसिबल है वैल्यू। इसलिए हम ये दोनों केसेस कंसिडर करेंगे कि जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इसमें अब एक चीज़ सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर तो वो वैल्यू, ये जो है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तब आप ये दो इक्वेशंस लेंगे। जैसे अगर ये 4 है तो वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है तो वो 3 का है, इसी तरह 16 है, 4 का 25 है, 36 है, इसका 49 है, 64 है, तो इसका सो ऑन। जो भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज हैं उसमें आपके पास हमेशा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज ही निकलती हैं, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर में रूट खत्म हो जाता है। तो आपके पास दो वैल्यूज निकलती हैं, क्योंकि अगर -7 है तब भी वो 49 बना रहा है पॉजिटिव, और 7 का स्क्वायर लें तब भी वो 49 पॉजिटिव ही बनाता है। तो इसलिए हम इसमें स्क्वायर रूट में ये लाजमी ध्यान में रखते हैं कि हमें फिर दो इक्वेशन मिलती हैं और उसके दो आंसर ही बनेंगे, फिर हम दोनों आंसर्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, परफॉर्म द सेम एक्शन टू एन एंटायर साइड ऑफ एन इक्वेशन। ये वही बात की गई है कि आप पूरी एंटायर साइड को वो जो भी एक्शन इसमें से परफॉर्म करेंगे वो पूरी एंटायर साइड को अप्लाई होना चाहिए। वो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, आप उसमें अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, या फ्रैक्शन लाइन जैसे डिवीजन में हमने कहा था कि उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आगे एक अच्छा, ये गोल्डन रूल हम अप्लाई करके फिर उसको इक्वेशंस को करेंगे क्या, सिंप्लीफाई करना होता है। अगर तो हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई एक इक्वेशन या दो इक्वेशन दी हुई हैं, और हमें हमसे कोई उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, तो जैसे भी ये हमारे पास इक्वेशन थी, 2x + 8 = x। ठीक है, तो इसमें से हम अब x की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम सिंपली इसको सॉल्व आउट करेंगे कि ये यहाँ पे x है, या तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाएगा, या हम दोनों साइड से x को सब्ट्रैक्ट कर दें।
दोनों का मतलब एक ही है, और इधर +8 है। इसको भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -8 बोथ साइड्स पे, या इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे इसको -8 कर दें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, तो हम इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वैल्यू निकालने के लिए हमने करना क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन थी। अब इसमें से अगर इसमें सिंगल वेरिएबल है, अब और सिंगल वेरिएबल की हमने वैल्यू निकालनी है जो कि x है। तो हम बेसिकली x को आइसोलेट कर रहे होते हैं। आइसोलेट का मतलब है कि उसे अकेला कर रहे हैं, तन्हा कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में हम कोशिश करेंगे कि x टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं और उनको अकेला कर दें, बाकी तमाम चीज़ों को हम दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि उसकी वैल्यू आ सके। ठीक है, जब वो अलहदा अकेला हो जाएगा इस फॉर्म में, तो ज़ाहिर है दरमियान में तो इक्वल्स टू होगा, तो इस साइड पे जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वो लास्ट फॉर्म आ जाएगी उसकी, जो हमारा आंसर होता है। तो हम बेसिकली आइसोलेट कर रहे होते हैं। अब इसमें x वाली दो टर्म्स है, एक x ये है, एक x ये है। तो हम इन दोनों को पहले एक साइड पे लेके जाएंगे। फिर हमने जो ऊपर पढ़ा कि कंबाइन लाइक टर्म्स, कि हम जो सेम टर्म्स होती हैं उनको कंबाइन करते हैं सॉल्व आउट करने के लिए। तो हमने इन दोनों को कंबाइन एक साइड पे लेके गए, फिर इनको कंबाइन किया, और फिर जस्ट हमारे पास x बचा जो कि आइसोलेट हो गया। आइसोलेट हो गया मतलब कि वो एक साइड पे अकेला रह गया। अब दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे हम, जैसे ये -8 आई। ठीक है, तो हम वेरिएबल को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट द वेरिएबल। इसका मतलब यही है कि हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है। ये उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, इसको हम नहीं पढ़ते। ये टेबल थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जो हमने बातें की उन्हीं को रिपीट किया गया इसमें। वांट टू इफ यू वांट टू चेंज एन एक्सप्रेशन ऑन वन साइड ऑफ एन इक्वेशन, अप्लाई द गोल्डन रूल, चेंज बोथ साइड्स इन एग्जैक्टली द सेम वे, कि दोनों साइड्स पे आपने सेम चीज़ अप्लाई करनी है। फिर वांट टू आइसोलेट द वेरिएबल एक्स इन एन इक्वेशन, कि मतलब आप किसी वेरिएबल एक्स को अगर इक्वेशन में आइसोलेट करना चाह रहे हैं या उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो आप डू गोल्डन रूल मूव्स एंड सिंप्लीफाई अंटिल द इक्वेशन रीड्स एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कि मतलब एक साइड पे जब एक्स इक्वल अकेला रह जाएगा, दूसरी साइड पे उसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू कंसिडर होगी। अब ये दो टर्म्स में है, ये हमने शायद डिस्कस नहीं किया, मैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा ये है, ये एग्जांपल भी देख लें। पहले हमने जस्ट एक्स की बात की थी कि सिंपल एक वेरिएबल कंसीडर किया। अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल आ जाए और इसमें से हमें वो कहे कि आप एक्स की वैल्यू निकालें, तो हम एक्स को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको भी हम दूसरी साइड पे ही ले जाएंगे। ठीक है, जब हमसे जस्ट एक्स पूछा है तो हम एक्स को आइसोलेट करेंगे। अब एक्स की टर्म 3x थी, उसको एक साइड पे रहने दें, अकेला करना है हमने उसको। दूसरी तरफ 12 है, और माइनस कर लेंगे 5y, जो कि साइड चेंज करने की वजह से माइनस हो गया। ठीक है, अब ये 3 है, इस 3 को भी एक्स के साथ जो है इसको हम अगर यहाँ से ख़त्म करें, और दूसरी साइड पे जाके ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक्स आइसोलेट हो गया सिंपल, इसकी वैल्यू आ गई वही 12 - 5y/3। तो ये हमने बेसिकली एक्स को आइसोलेट कर लिया है और उसकी एक वैल्यू निकाल ली है। इसको आप दूसरे लफ्जों में इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट इज एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, कि मतलब एक्स को एक्स की वैल्यू निकालें वाई की टर्म में जिसमें वाई मौजूद हो। मतलब कि एक तरफ जब आप आइसोलेट करेंगे एक्स को, तो दूसरी तरफ जो भी उसकी वैल्यू निकलेगी उसमें वाई मौजूद होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वाई उसकी आपने वैल्यू निकालनी थी, जो कि ये 5y की शक्ल में मौजूद है। तो ये इसका आंसर बनता है। तो जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे तो उसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को उन्होंने ये
का इफ़ यू नीड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, कि किसी एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल की टर्म में अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप उस वेरिएबल को आइसोलेट कर लेंगे। उसी तरह गोल्डन रूल्स ही अप्लाई करेंगे आप, उसकी टेक्निक्स अप्लाई करते हुए बाकी तमाम चीज़ों को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और जिस वेरिएबल जो वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड है उसको आइसोलेट करेंगे, वो एक साइड पे रखेंगे, तो आपके पास दूसरी तरफ वो वैल्यू आ जाएगी। अब ये चेक योर स्किल्स का क्वेश्चन है। अंडर रूट में x+2 = 4, व्हाट इज x? अब x की वैल्यू सिंपल निकालनी है, तो ये तो मेरे ख्याल में सिंपल है, आप सब कर सकते हैं। और दूसरा देख लें, इफ y-3/x = 2, व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x? अब उन्होंने y की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ x, कि आपने y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y को आइसोलेट करना है। ठीक है, तो y को आपने एक साइड पे अलहदा या अकेला करना है, और उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। तो आप इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे? कोई इसी तरह स्टेप्स बता दे सर, बेशक सॉल्व आउट ना करें। सर हम जो एक्स की जो टर्म्स है वो हम राइट साइड पे कर देंगे, वाई को हम आइसोलेट कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो पहले क्या करेंगे हम, पहला स्टेप क्या होगा अभी इसमें इसको सॉल्व आउट करने में? एक्स को सर मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे और करें सर। जी बिल्कुल, कि पहले हम एक्स को यहाँ से डिनोमिनेटर से दूसरी साइड पे अगर लेके जाते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, या दोनों साइड्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला एक्स खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ 2x हो जाएगा, और फिर ये -3 को भी हम साइड चेंज करके +3 करके इस तरफ ले आएंगे एक्स वाली साइड पे, तो y की वैल्यू निकल आएगी, या y आइसोलेट हो जाएगा, और उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो इन टर्म्स ऑफ x ही निकलेगी। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, आइसोलेट अ वेरिएबल, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक और हमें अब टिप दी है, वर्क योर वे इन बाय डूइंग पेम डैश इन रिवर्स। कि जब आप आइसोलेट कर रहे होंगे वेरिएबल को, तो ज़रूरी नहीं कि आप वो जो बोर्ड मैच या ये पेम डैश पढ़ के आए हैं ये आप एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में फॉलो कर रहे हों। आप इसको कई दफ़ा रिवर्स ऑर्डर में भी फॉलो करेंगे वेरिएबल को आइसोलेट करने में। ये इसकी कोई वायलेशन नहीं है, इक्वेशंस में आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा, इफ एन एक्सप्रेशन इज कॉम्प्लिकेटेड यू माइट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू आइसोलेट द वेरिएबल इनसाइड। अब जैसे ये एक इक्वेशन है, इसको अगर आप बोर्ड मैथ रूल के मुताबिक देखें, तो सबसे पहले बोर्ड मैथ्स में क्या आता है, ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, तो आप अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करने लग जाएं, तो ब्रैकेट अगर आप ओपन करते हैं, आप इसका क्यूब लेना पड़ेगा। इस आप x-1 का जो फॉर्मूला है a-b होल क्यूब का, वो फिर अप्लाई हो जाता है अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये और कम्प्लेक्स या कंफ्यूजिंग हो जाएगी एक्सप्रेशन आपके लिए। ठीक है, तो आप अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में चलें, मतलब आप एम डैश को फॉलो ना करें, आप जस्ट जैसे बताया गया ऊपर के किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप उसको आइसोलेट करेंगे, तो यहाँ से जब x की वैल्यू हमने निकालनी है तो हम x को आइसोलेट करेंगे, तो मतलब x की जो टर्म है कोशिश करेंगे हम उसको अलहदा करें। तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि ये -30 बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, x से इसका ताल्लुक नहीं है, तो इसको हम ख़त्म करेंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये 10 + 30 हो जाएगा, दूसरी साइड 40 आ जाएगा। उसके बाद ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जस्ट रह जाएगा x-1 होल क्यूब, और दूसरी तरफ 40 ÷ 5 8 आ जाएगा। ये ये बन जाएगा। दूसरी तरफ 10 + 30 हुआ था 40, और 40 ÷ 5 8। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आप क्यूब रूट अप्लाई करते हैं, तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा, और 2 को आप इस तरह भी लिख सकते थे, ये चीज़। तो आपके पास
एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, ये देख लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है। और मजीद एक्स की वैल्यू अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये माइनस वन भी दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपने, अब अगर आप ये अप्लाई करते पेम डैश तो आप इस पे कंफ्यूज हो जाते और काफ़ी लेंथी भी हो जाती ये इक्वेशन। सॉल्व तो वो हो जानी थी किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग और लेंथी हो जाती। तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि जब आप वेरिएबल को आइसोलेट करेंगे तो आप उसमें पेम डैश को रिवर्स ऑर्डर में भी लेके चल सकते हैं, जैसे अभी हमने ये किया। क्योंकि बोर्ड मैथ्स या पेम डैश में सबसे एंड पे आती है सब्ट्रैक्शन या एडिशन, तो हमने सबसे पहले वही जो एडिशन थी वो हमने सबसे पहले कर ली कि प्लस 30 को दोनों तरफ ऐड कर लिया। ठीक है, या ये सब्ट्रैक्शन को आप ले लें कि माइनस 30 था, हमने पहले सबसे पहले इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इस तरह करके वेरिएबल को आइसोलेट करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये उसी के स्टेप्स दिए हुए हैं। अब ये एक और एग्जांपल है कि फोर्थ रूट एक्स माइनस सिक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू 19। इसमें से भी एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। और इसके लिए उन्होंने कहा इफ यू वांट टू आइसोलेट अ वेरिएबल डीप इनसाइड एन एक्सप्रेशन बट यू आर अनश्योर अबाउट द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स टू परफॉर्म, डू पेमडेस इन रिवर्स, ट्राई अनदर एग्जांपल। कि इसमें भी आप उसको पेमडेस को अप्लाई ना करें बल्कि उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलें। तो सबसे पहले ये प्लस सेवन है, इसको दूसरी साइड पे जाके हम माइनस कर देंगे। उसके बाद ये फोर जो है ये रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जस्ट ये रूट आ गया तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स वो हुए हुए। अब इस स्टेप पे हम पहुंचे थे कि यहाँ पे हमने कहा कि हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू सिंपल आ जाएगी। तो आप इस तरह इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने ये लिखा है, वांट टू आइसोलेट अ वेरिएबल इनसाइड एन एक्सप्रेशन, follow PEMDAS in reverse as you undo the operations in the expression. In other words, work your way in from the outside. ठीक है, कि आप इनसाइड टू आउटसाइड ना जाएं बल्कि आउटसाइड टू इनसाइड आए। मतलब कि अगर वेरिएबल आपको नजर आ रहा है कि कहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के अंदर है, तो आप बजाय डायरेक्ट वेरिएबल से शुरू करने के आप आउटसाइड से जो सिंपल चीज़ें हैं आप उसमें से निकाल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जैसे भी ये क्यूब के अंदर एक वेरिएबल था, तो बजाय आप इधर इनसाइड से स्टार्ट करें, बिल्कुल डीप लेवल से, या इस एक्स से स्टार्ट करें, आप उसकी आउटसाइड वाली लेयर से स्टार्ट करें। जैसे ये माइनस 30 बिल्कुल सिंपल था और आउटसाइड पे था, हमने इसको सॉल्व किया, फिर फाइव को सॉल्व किया, और फिर ये हमारे लिए इजी हो गया। तो वही चीज़ उन्होंने बताई हुई। ये चेक योर स्किल्स के क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आगे अब हम देख लेते हैं क्लीन अप एन इक्वेशन, कंबाइन लाइक टर्म्स एंड एलिमिनेट डिनोमिनेटर्स। कि आप इक्वेशंस को क्लीन अप हमने करना है, मतलब सॉल्व आउट करना है। तो उसके लिए उन्होंने टिप क्या हमें दी, कंबाइन लाइक टर्म्स एंड एलिमिनेट डिनोमिनेटर, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ अगर कंबाइन हो सकती है हम उसे कंबाइन कर लेते हैं जो एक जैसी हो, सेम टर्म्स। और फ्रैक्शन में अगर होगा तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर को या तो ख़त्म कर दें या उनको इक्वल करके हम न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। अब इस एग्जांपल को देख लें, 5x - 3 इंटू 4 - x ओवर 2x इज इक्वल्स टू 10। अब व्हाट इज x, अब x की वैल्यू उन्होंने पूछी है। तो इसमें सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है कि नीचे भी अब x है,
एक्स ना भी हो तो हम डिनोमिनेटर को कोशिश करते हैं एलिमिनेट करने के। तो सबसे पहले आप इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करें। इसको ख़त्म करने के लिए दोनों बोथ साइड्स को हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये इस तरह 10 × 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 2x ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो हमारे पास जस्ट ये एक्सप्रेशन बचती है। उसके बाद आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे शुरू के चैप्टर में हमने डिस्ट्रीब्यूट के वर्ड से भी पढ़ा था कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर जो जितनी भी टर्म्स हैं उन पे ये 3 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर आप जो सेम या लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में कंबाइन किया, और लास्ट में आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आई। ठीक है, वो यहाँ से माइनस में आती है, -1। ठीक है, टोटल सॉल्व करके आपके पास -1 आ गया। इसी चीज को वो यहाँ पे उसी तरह बता रहे हैं, हैव इफ यू हैव अ वेरिएबल इन मल्टीपल प्लेसेस एन इक्वेशन, कि अगर एक से ज्यादा जगह पे आपकी इक्वेशन में वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप कंबाइन करेंगे उन टर्म्स को, विच माइट बी ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ दैन इक्वेशन, कि वो हो सकता है कि दोनों साइड्स पे मौजूद हो, आप उनकी साइड चेंज करके एक साइड पे लाके उन टर्म्स को कंबाइन करके सॉल्व आउट करेंगे, और अपने वेरिएबल को आइसोलेट करेंगे। और अगर डिनोमिनेटर है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर को ख़त्म कर सकें या एलिमिनेट कर सकें। जैसे भी ये चेक योर स्किल्स का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप जो है डिनोमिनेटर में जैसे x-4 है, इसको आप ख़त्म करेंगे सबसे पहले। x-4 इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -3 से ये होल जो है x-4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है। उसके बाद आप ये ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, और -3 को x-4 से इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद आप जितनी भी सिमिलर टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक आ गया वेरिएबल्स इन द एक्सपोनेंट, कि अगर वेरिएबल हमारा एक्सपोनेंट में हो, किसी की पावर में हो, तो फिर हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्सपोनेंट के चैप्टर में हमने ये चीज़ वैसे डिस्कस की थी, अभी दोबारा देख लेते हैं। इसके लिए हिंट ये है कि मेक द बेसिस इक्वल, कि हम कोशिश करके फिर उनकी बेसिस को इक्वल लाने की कोशिश करते हैं, और इक्वल आ जाए तो फिर हम आराम से जो पावर में वेरिएबल है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 की पावर x = 27 raised to power 4। अब यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम उसकी बेसिस को कोशिश करके इक्वल लाएंगे। बेसिस को इक्वल लाने का तरीका ये है कि आप बेसिस को रिड्यूस करते हैं और किसी भी प्राइम नंबर तक लेकर जाते हैं। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा वो, जैसे हमने फैक्टर ट्री में हर आर्म पे हम प्राइम नंबर तक जाते थे, इस तरह इनको भी हम देखते हैं कि ये किस प्राइम नंबर तक जा सकते हैं। तो ये 3 तो ऑलरेडी हमारा प्राइम है। 27 को अगर हम देखें तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 3 raised to power 3। 3 प्राइम है, उसकी अगर पावर हम 3 लेते हैं तो 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो तो वो 27 ही आता है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 raised to power 3 और होल ब्रैकेट पावर 4। ठीक है, जस्ट 27 को हमने 3 raised to power 3 लिख दिया, ताकि हमारी बेसिस सेम आ सके। यहाँ पे भी 3 है तो हमने दूसरी साइड पे भी अब 3 बनाया है। अब जब हमारी ये सेम आई, हमें पता है कि जब भी दो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, या इस तरह एक्सपोनेंट दो एक्सपोनेंट इकट्ठे आ जाएं सेम बेस के, तो वो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था। तो आप 3 की पावर यूं भी लिख सकते हैं, 3 × 4, जो कि बनेगा 3 की पावर 12। ठीक है, दूसरी तरफ 3 की पावर x है, इस तरफ 3 की पावर 12 हो गया। अब ये हमने कोई उसकी वैल्यू चेंज नहीं की, जस्ट उसकी हमने लुक चेंज की है, जो 27 की रेस्ट पावर 4 थी।
जस्ट हमने उसकी लुक चेंज की है। आप 27 की पावर 4 लें या 3 की पावर 12 लें, आंसर आपका सेम आता है। तो हमने जस्ट इसकी लुक चेंज की है, ताकि हमारी बेसिस अगर सेम हो सकें तो हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। और हमें पता है एक्सपोनेंट में भी हमने इस चीज़ को देखा था कि जब बेसिस सेम हो जाएं तो हम उनकी पावर्स को आपस में इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वन टू वन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, एक्सपोनेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आपकी बेसिस सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे भी 3 है ये, और यहाँ पे भी 3 आ गया, तो आप इनकी बेसिस को भी आपस में इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ लेफ्ट साइड पे 3 की पावर x था, x इज इक्वल टू, और राइट साइड पे 3 की पावर 12 था, तो हम x इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं वन टू वन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो अभी हम देखते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ बयान की हुई है। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप किन केसेस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। दिस रूल हैज़ एग्जैक्टली 3 एक्सेप्शंस। इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं। जब हमारी बेस सिर्फ +1 हो, या बेस 0 हो, या बेस -1 हो, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। क्योंकि जब आपकी बेस 1 होगी तो उसकी पावर लेफ्ट साइड पे, चाहे जिस तरह ये एक्स था, कुछ भी हो, राइट साइड पे बेशक डिफरेंट पावर हो, तो आपकी दोनों आंसर सेम आते हैं, मतलब आपका यूनिक आंसर नहीं आता। ठीक है, तो जब आपको डिफरेंट पावर लेने से उसका अलहदा डिफरेंट आंसर या यूनिक आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती वहाँ। इसी तरह अगर आपकी बेस 0 आ जाती है, तो 0 की भी कोई भी पावर लेंगे तो वो जस्ट 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास यूनिक आंसर नहीं मिल रहे बेसिस पावर्स को चेंज करने से। तो ये भी एक्सेप्शन है इस प्रॉपर्टी में। और उसके बाद -1 एक फिगर है कि अगर आपकी पावर बेस -1 आ जाती है, तो आप अगर उसकी कोई भी इवन पावर लेंगे तो वो आंसर हमेशा +1 देगा। और अगर उसकी ऑड पावर लेंगे तो वो हमेशा आंसर -1 देगा। तो मतलब वो भी पावर चेंज करने से आपको सिमिलर आंसर दे रहा है, यूनिक आंसर नहीं दे रहा। तो वो ये भी इस प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है कि आप इसमें भी 1 और -1 और 0 ये तीनों केसेस कंसीडर नहीं करते। और ये जीआरई में इसका पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शंस थी। हाँ, इसके बाद अब इसी चीज़ को अप्लाई करके, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, y4 इज इक्वल टू 8y+1। तो 2 की पावर y का आंसर हमने बताना है। ये 4 ऑप्शन हैं, आप में से कोई अगर सॉल्व आउट करके इसका आंसर बताना चाहे कि क्या आंसर हो सकता है, आप हिंट भी दे सकते हैं या गेस भी लगा सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप देखें, आप सॉल्व आउट कर सकते हैं या नहीं। कि 2 की की वैल्यू क्या आएगी। सर माजिद या सर कायद, आप कोई अगर सॉल्व आउट कर रहे हैं तो साथ साथ बता भी दें। जी सर, सर मैं चेक कर कर दें इसको।
सर -8 आती है। नहीं, -8 नहीं आती। इसका आंसर आता है 1/8। ये जिससे इसको भी थोड़ा सा चले देख लेते हैं, जी थोड़ा सर, क्लियर वन हो और एट जाएगा। आता है सर। जी, 1/8 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे अगर जल्दी जल्दी, सर मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा कि देखिए। मतलब क्या क्या जी स्टेप्स सर। आपने फॉलो किए, बस ये बता दें। सर मैंने सर जो किया है, देखिए सर, 4 की पावर r फिर इज इक्वल टू जो सर 8 की पावर r+1 है, इसको स्प्लिट किए ना। तो ये सर ठीक। 8 की पावर r और 8 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि सर अगर आप देखें तो बेसिस सेम हो, फिर वो पावर ऐड हो जाते हैं, जैसे सर हमने मैथ्स में पढ़ते हैं ना सर। ठीक है। तो सर ये जी 4 की पावर r और दूसरे साइड पे हो जाएगा 8 की पावर r और 8 की पावर 1। तो अगर हम बोथ साइड पे डिवाइड करें 4 की पावर r, बोथ साइड पे सर, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 8 की पावर r और डिवाइड बाई 4 की पावर r। तो ये 8 नीचे डिवाइड करेंगे, 1 और 8 आ जाएगा सर। और ये 8/4 जो है सर, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 8/4 होल पावर r। और ये सर फिर हो जाएगा 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो ये 2 की पावर r इज इक्वल टू 1/8 आ रहा ठीक हो गया। है। जी सर। बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं कि आप अगर इसको इसकी जो पावर है इसको आप स्प्लिट करना चाहें तब भी कर सकते हैं कि 8 की पावर ये सर वाई वाई है या आर आप पढ़ रहे थे, चलें जो भी ले लें। आप 8 की पावर वाई इंटू 8 की पावर 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता था कि बेसिस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती। और दूसरा तरीका जो हमने अभी इधर ऊपर पढ़ा, अगर आप इसको भी अप्लाई करते हैं कि अगर आप इन दोनों की बेसिस को सेम कर लें, कोशिश करके इनकी बेसिस को अगर आप सेम बनाते हैं तो आप इनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल बना सकते हैं। जैसे अभी इस तरफ 4 रेस्ट पावर वाई है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे कि 2 की पावर 2 और होल की पावर वाई। ठीक है। और दूसरी तरफ भी आप 2 की फॉर्म में 8 को लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3 और होल की पावर y+1। और हमें पता है कि जब दो एक्सपोनेंट आ जाएं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और y है तो ये 2y हो जाएगा पावर में। और इस तरफ ये 3 जो है ये y+1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3y+3 आ जाएगा। और इन दोनों को मैंने इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये बेसिस यहाँ पे भी 2 आ गई, यहाँ पे भी बेस 2 आ गई। तो जब बेसिस सेम है तो हमने ऊपर जो अभी पढ़ा है 1 to 1 प्रॉपर्टी जो, तो हम उनकी बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स को इक्वल ले सकते हैं। अब यहाँ से आप y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं कि 2y अगर आप 3y की तरफ ले जाएं और 3 को दूसरी तरफ ले आए तो ये -3 वैल्यू आ जाती है y की। ठीक है। ये अब आप इसको अगर 2 रेज टू पावर y की वैल्यू आपने निकालनी है तो y की जगह -3 पुट करें यहाँ पे, तो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब इसको -3 है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 2 को, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी यूं। और आप 2 रेज टू पावर 3 को 8 भी लिख सकते हैं, तो 1/8 आंसर आ गया जो सर ने भी कैलकुलेट किया। उस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको स्प्लिट कर लें और फिर आप सॉल्व आउट कर लें, और इस तरह भी कर सकते हैं जो भी हमने जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा। मतलब आपको सॉल्व आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे, लेकिन जीआरई में आपको वही मेथड अप्लाई करना चाहिए जिससे आपको जल्दी से जल्दी करेक्ट आंसर की तरफ आप पहुंच सकें, मतलब टाइम आपने बचाना है। क्योंकि इजी क्वेश्चन में जो टाइम आप बचाएंगे वो फिर डिफिकल्ट या लेंथी क्वेश्चंस को आप टाइम दे सकेंगे। जैसे डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन है तो वो समझने में फिर उनको सॉल्व आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये जो मैथ्स के सिंपल क्वेश्चन होंगे इसमें जो टाइम आपका बचेगा आप वो उसमें अप्लाई कर सकें। तो वेल डन सर, आपने सही आंसर बताया। हैव अ वेरिएबल इन एन एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट, ये वही बात है, मेक द बेसिस इक्वल, आप बेसिस को कोशिश करके इक्वल कर लें और उसके बाद आप इसको अब वही उन्होंने बताया कि बेसिस को आप प्राइम्स भी बना सकते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लें, किसी भी फॉर्म में आपकी बेसिस इक्वल आ जाए तो आप उनकी पावर्स को डायरेक्ट इक्वल ले सकते हैं। बस आपने जस्ट उनकी बेसिस को इक्वल बनाना है, कोशिश करना ही। किसी भी चीज़ का वो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी आप उसको बना सकें। जैसे भी ये एक क्वेश्चन है
4 raised to power 6 और 64 की पावर 2x। तो ये जो 4 है और 64 है, इनको हम एक बना सकते हैं ना। 64 को भी हम 4 के इक्वल भी ला सकते हैं, और इन दोनों को 2 2 भी बना सकते हैं, 2 की बेस 2 भी बना सकते हैं। तो ये आप अपने तौर पे कीजिएगा, सिंपल सा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। अब हमारे पास 2 मिनट ही रह गए हैं। सर ये मंडे से स्टार्ट कर लेंगे। इसको इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी वीकेंड आ रहा है, आपने अगर वोकेबलरी डेली बेसिस पे याद कर रहे हैं तो उसको भी वीकेंड पे कोशिश करें कि जितनी भी पूरे वीक में आपने वोकेबलरी याद की होगी उसको आप लाजमी रिवाइज करें और उसको भी पक्का कर लें, ताकि इन मैथ्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी आपके फिंगर टिप्स पे हो, आपको उनके मतलब पता हो। और नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि इस बुक को हम ख़त्म करें बेसिक कॉन्सेप्ट वाली, ताकि हम क्वेश्चंस की तरफ जा सकें। और जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे फिर हम एक दिन पक्का वर्बल के लिए रखेंगे कि एक दिन में हम वर्बल की बुक को साथ लेके चलेंगे, उसमें वर्बल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 4 दिन हम क्वांट के क्वेश्चन देख लेंगे, या अगर वर्बल के दिन बढ़ाने हुए तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब हम क्वेश्चंस को फिर जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा 1 मंथ अब कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट वीक में 1 मंथ पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास इस कोर्स की लेंथ के मुताबिक मैक्सिमम 1 महीना बचता है, 1 से 1.5 माह। तो हमने उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो कवर हो सकें वो करेंगे। तो आप भी साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ हिस्सा लेके चलते हैं, तो इंशाल्लाह हम सब की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह सर ऐसे ही होगा। चले फिर टाइम एंड हो रहा है, फिर मीटिंग एंड कर दो। जी ठीक है सर, मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह मंडे से फिर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज ठीक है, सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।